हेलो एवरीवन, आई एम तेजस एंड यू आर वाचिंग फिजियोलॉजी अनलॉक्ड। तो आज हम ब्लड चैप्टर फिजियोलॉजी वाला स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद ब्लड वी विल सी व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक। क्यों हम लोग ये टॉपिक स्टडी करने वाले। तो सबसे पहला रीज़न है, द रीज़न वाई वी स्टडी ब्लड इज़ कोई भी गड़बड़ हुई बॉडी में तो सबसे पहले वो ब्लड में दिखती है। तो any dysfunction which will be occurring in the body will be reflected in the blood. तो रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने टेस्ट डिस्कवर की है जिससे हम लोग, मतलब ब्लड टेस्ट है जिससे हम लोग 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लड टेस्ट से। और एक अभी ही टेस्ट डिस्कवर हुई है, उसमें ब्लड से हम लोग अल्जाइमर्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। अल्जाइमर, और वो भी 30 साल पहले। सो अगर आपका एज अभी 20 है और अगर आपको 50 में अल्जाइमर्स होने वाला है तो आप अभी 30 साल पहले उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो it would be very beneficial if the disease is detected at an early stage, and 30 years is a huge time. So ये सब जो है इसको हम बोलते हैं हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। और भी रहती है CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। So what is hematology? Hematology is the study of blood, and in detail hematology is the study of physiology of blood and the disorders of blood. अगर आप ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि सबसे पहले तो हम RBC और WBC काउंट देखते हैं। तो इससे समझने वाला क्या है कि जो बोन मैरो है वो सही से काम कर रहा है अपना या नहीं। If RBC number is less, we can say that either there is hemolysis or the bone marrow is unable to produce the number of RBCs which are required. अभी तो हमने देख लिया कि ब्लड पढ़ना क्यों है, तो अब ब्लड की डेफिनेशन देखते हैं। तो ब्लड है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिल्स द circulatory system, that is the heart and the blood vessels. अब ब्लड की डेफिनेशन तो हो गई, अब उसमें रहता क्या है? सो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी द cells or the formed elements as they are called, and next is the plasma. तो ये cells कितने रहते हैं? अराउंड 45%। प्लाज्मा कितना रहता है? 55%। तो प्लाज्मा है क्या? सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक्सक्लूडिंग द सेल्स, दैट इज इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड and it includes the water and all the solid particles excluding the cells. तो ये कंपोजिशन है, पर ये हमें पता कैसे चला कि ये कंपोजिशन रहता है? सो पहले क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मार्किंग है 1 2 3 4 6 7 8 9 10, यहाँ तक ब्लड लिया, इतने लेवल तक। ये 10 मार्किंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया, सेंट्रीफ्यूज किया 5000 10,000 RPM पे। उसके बाद जब निकालेंगे तो हमें
तीन लेयर्स दिखने वाले हैं। तो कौन से तीन लेयर्स है? तो सबसे पहले around 55% is the plasma, so 10 20 30 40 50 and up till here, around up till here this region is the plasma. It will be colorless fluid. थोड़ा सा इतना सा पार्ट एक और थिन लेयर रहेगी, और ये जो नीचे का पार्ट है ये रेड कलर रहेगा। तो ये क्या है? अराउंड 45% जो है वो अपने आरबीसी है। ये थोड़े से लेस रहेंगे 45% से। द रेंज इज 43 to 47%. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल। ये रहेगा लेस देन 1%। इसको बोलते हैं बफी कोट। विल सी इट इन डिटेल अहेड इन दिस वीडियो। और ये जो पार्ट है सेपरेट हुआ वो है प्लाज्मा। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी मतलब बफी कोट में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और आरबीसी मिलेंगे। चलो अब तीनों का सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब ये आरबीसी कितने हैं समझो। यहाँ पे तो 45% मैंने बोल दिया। अगर किसी का 30% ही रहा तो उसका मतलब क्या है कि आरबीसी तो कम हो गए। तो और भी उसके हम आगे देखेंगे कि इधर उसका डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है, तो हीमोलाइसिस बढ़ गया है, या फिर प्रोडक्शन कम हो गया है, इसलिए उसका काउंट कम हो गया है। तो आरबीसी का ये जो 45% है इससे हमें ये समझता है। और अगर बढ़ गया समझो 60% या फिर 70% हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? उसको पॉलीसाइथेमिया है। पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। ये आरबीसी वाले का सिग्निफिकेंस हुआ। अब बफी कोट का सिग्निफिकेंस देखते हैं कि बफी कोट में सबसे पहले तो रहता क्या क्या है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर ये बहुत यूज़फुल रहता है आइडेंटिफिकेशन में। ये तो नॉर्मल केसेस में है। अगर समझो किसी को कोई डिजीज़ है तो उसका जो भी एबनॉर्मल सेल्स है वो ये इस लेयर में मिलेगा। सो दिस लेयर विल बी कंटेनिंग abnormal cells present in blood. Example, if the person is suffering from a disease called lupus erythematosus, उसको हो गया है lupus erythematosus, तो इसके जो एली सेल्स रहते हैं वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट रहेंगे? बफी कोट के लेयर में रहेंगे। सो इफ in the hematological investigation one finds the LE cells, then one can conclude that the patient is suffering from lupus erythematosus. So this is the significance of the Buffy coat. ये जो प्लेटलेट्स है ये किससे बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। सो इफ immature cells are present in the blood, immature megakaryocytes are present in the blood, megakaryo हाँ साइट्स, तो वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट रहेंगे? इसी लेयर में, बफी कोट वाली लेयर में। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो ब्लड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द बॉडी। लेट्स सी, दिस इज द ब्लड। लेट्स सी इट्स फंक्शंस। सो फर्स्ट फंक्शन इज रेस्पिरेटरी। तो ये रेस्पिरेटरी में क्या हेल्प करता है? तो जो भी O2 हम लोग लंग्स में से लेंगे, और मतलब O2 ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो इट टेक्स द O2 फ्रॉम द लंग्स टू द अदर टिश्यूज, एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यूज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टू द लंग्स। ये उसका फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट फंक्शन. So of course it is transporting these gases O2 and CO2, but it is also transporting some other chemicals. These are
First of all, the hormones. Hormones are always transported through the blood. Other things transported are the nutrients and some chemical substances, vitamins, etc. Blood transports them to the required organs for growth and metabolism. Next function which we will be seeing is temperature regulation. So how does blood help in temperature regulation? Suppose you are doing exercise, so the metabolic activity of the body will increase. Now the heat produced will also increase, so we need to dissipate the heat from the body. तो इसके लिए heat निकलनी चाहिए बॉडी से. तो बॉडी क्या करती है? It will increase the blood supply to the skin. जो भी एनास्टोमोजेज थे क्लोज्ड पाम्स वगैरह में, तो वो ओपन हो जाएंगे एंड द ब्लड सप्लाई विल इंक्रीज. जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा उतनी ज़्यादा हीट डेसिपेट होगी. अगर समझो हीट रिजर्व करनी है तो क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा और हीट जो है वो बॉडी के अंदर रहेगी, प्रिजर्व रहेगी. नेक्स्ट फंक्शन इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन. तो ब्लड क्या एक्सक्रीट करता है? तो अब जो भी वेस्ट सेल्स में बनेगा वो कहाँ डालेंगे? वो डायरेक्ट किडनी में तो नहीं डाल सकते, तो वो सबसे पहले डालते हैं ब्लड में. जो भी वेस्ट सेल्स बनाएंगे वो आता है ब्लड में और ब्लड फिर किडनी के पास लेके जाता है. नेक्स्ट फंक्शन इज द वाटर होम्योस्टेसिस. तो अगर कोई आदमी पानी कम पी रहा है तो वो पानी कहाँ से कम हो जाता है? बॉडी में जो पानी है वो ब्लड में से कम हो जाता है. दैट इज हाइपोवॉल्यूमेनिया विल ऑकर इन द ब्लड. अगर ज़्यादा पानी पी लिया तो पानी वो जाता कहाँ है? तो फिर से ब्लड में जाता है. तो पानी मतलब ब्लड विल बिकम डाइल्यूट और फिर एक्सक्रीशन उसका फिर से बढ़ेगा. सो नेक्स्ट इज द एसिड बेस बैलेंस. ब्लड मेंटेन्स इट्स पीएच. तो ये पीएच क्यों मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि जो भी एंजाइम्स है ब्लड में या फिर जो भी सब्सटेंसेज है उनको एक बॉडी को अप्रोप्रिएट पीएच चाहिए और ब्लड उसी पीएच पे मेंटेन्ड रहता है. Blood also plays a crucial role in the immunity of the person. So immunity में कैसा रोल है? इसमें ब्लड में क्या है? WBC और क्या है? इम्यूनोग्लोबिन्स. Immunoglobulins are responsible for the immunity of the person. Next function is storage. So blood store क्या करता है? Of course some amount of nutrients, the sodium, chloride, etc. That is the electrolytes are also stored in the blood. बॉडी कलर ये भी एक फंक्शन है ब्लड का. तो अगर किसी को एनीमिया है तो वी कैन इजीली डिटेक्ट एनीमिया बाय लुकिंग एट द पर्सन्स पाम्स और द लिप्स. तो वो पेल दिखते हैं. अगर एनीमिया रहेगा तो पेल रहता है. नॉर्मली थोड़ा सा अपना हाथ पिंकिश रहता है. बॉडी कलर, सो ब्लड के हिसाब से अपना बॉडी कलर रहेगा. नेक्स्ट फंक्शन इज द ऑन्कोटिक प्रेशर. तो अब ये रहता क्या है? तो इसलिए थोड़ा सा किडनी का नॉलेज ज़रूरी है. Let's see this oncotic pressure with an example. Suppose this is a container and here is a semi-permeable membrane. तो यहाँ पे एक दोनों साइड पे फ्लूइड है और कुछ कंटेंट फ्लूइड में है. This membrane
इज परमिएबल टू आयंस, आयंस को वो जाने देती है, या फिर वी कुड से इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स, उनको जाने देती है, पर वो प्रोटीन्स को नहीं जाने देती. नाउ बोथ these fluids contain same amount of electrolytes. Even if I add some electrolytes here, there will be equilibrium between both these containers. पर अगर मैंने प्रोटीन ऐड किया, तो वो सिर्फ इसी कंटेनर में रहेगा. सो प्रोटीन विल बी exerting a pressure on this membrane, and this pressure is called oncotic pressure, as the concentration of the substance in the left side has increased. Now we know that fluid, that is water, flows from the lower concentration to higher concentration of the solute. So अब यहाँ प्रोटीन डाला तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इक्विलिब्रेट करने के लिए प्रोटीन तो जा नहीं सकते, तो होता क्या है, वाटर चला जाता है. तो जो प्रेशर लगेगा इस फ्लो को रोकने के लिए, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, हम यहाँ अगर कुछ प्रेशर लगाए तो ये फ्लो रुक जाएगा, तो उस प्रेशर को बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर, विच इज एक्सर्टेड बाय दिस प्रोटीन्स. लेट्स सी सम मोर फीचर्स ऑफ ब्लड. सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ब्लड की? 1.050. और ब्लड की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या, वो कितना घना है, वो फ्लूइड कितना घना है, हाउ मच डेंस द फ्लूइड इज. तो अगर आप हनी लेंगे तो वो बहुत डेंस रहता है, वो जल्दी से मूव नहीं होता है. अगर पानी लिया, अगर ये स्लोप है, यहाँ पे वाटर डाला, वो जल्दी से फ्लो हो जाएगा, पर हनी डाला वो नहीं, वो बहुत स्लो फ्लो होगा. तो इसलिए हनी हैज़ हाई विस्कोसिटी. तो वैसे ही ब्लड, ये विस्कोसिटी किस पे डिपेंड रहती है कि उसमें जो फ्लूइड का जो कंटेंट है, तो यहाँ पे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इतने बहुत ज़्यादा ही आरबीसी है, और फिर सोल्यूट्स जो भी है, तो उसकी वजह से ब्लड इज 4 to 5 times मोर विस्कस देन वाटर. एक पॉइंट मैं भूल गया था पहले के इसमें, जो बफी कोट है उसका और एक है इम्पोर्टेंस, वो है जो भी बैक्टीरिया, फंगाई और जो भी पैरासाइट्स है, उनको फैगोसाइटोस कौन करता है, डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स है, न्यूट्रोफिल्स. जनरली न्यूट्रोफिल्स विल बी phagocytic and they will phagocytose these bacteria, fungi and the other parasites. So if the neutrophils are seen and the bacteria and fungi are detected, so we can conclude that the person has the specific infection of bacterial infection or fungal infection. Now let's come to plasma and the plasma proteins. So what is plasma? Plasma is the fluid part of the blood. ये कितना रहता है? 55%. उसमें से उसका जो suppose this is considered 100% plasma. So अगर we have 100 ml plasma, तो उसका कंटेंट क्या है देखते हैं. 90 to 92% will be water. और क्या रहता है? 7% will be the major solutes. तो उसमें क्या आएंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह सब जो मेजर सोल्यूट्स है, ज़्यादा अमाउंट में है, वो इसमें आएंगे. नेक्स्ट 1%. तो 1% क्या है? बाकी जो भी सोल्यूट्स बचे हैं वो इसमें आएंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो कम अमाउंट में है वो 1% में आएंगे. अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं. सो देयर इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. तो इसका यूज़ क्या है? अगर
प्लाज्मा ब्लड से निकाला और उसको 6 आवर्स के अंदर फ्रीज कर दिया, सो इट कैन बी स्टोर्ड अप टू 7 years, और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने अपना प्लाज्मा निकाला, फ्रीज किया और स्टोर किया, और फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर यही प्लाज्मा मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये घर पे करने वाली चीज़ नहीं है, ये ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में ही होगा, पर ये 6 आवर्स से पहले करना, मतलब 6 आवर्स से ज़्यादा रखेंगे तो यूज़ नहीं कर सकते उसको। और इसका और एक यूज़ है प्लाज्मा फेरेसिस में। प्लाज्मा फेरेसिस क्या है कि ब्लड निकालते हैं, फिर प्लाज्मा और सेल्स को सेपरेट करते हैं, और उनको सेपरेट करने के बाद सेल्स को फिर से ब्लड बॉडी में डाल देते हैं, और जो प्लाज्मा है उसको स्टोर करते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं दूसरी चीज़ के लिए। तो अब प्लाज्मा का हमने कंपोजिशन तो देख लिया है, अब प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने पता है हमको? मेजरली 3 पता है। तो सबसे पहला कौन है? अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन, तो अल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहता है, उसका वेट सबसे कम रहता है, 66,000 डाल्टन उसका वेट है, और टोटल प्रोटीन्स जो रहते हैं 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर। 100 ml ब्लड में 6 to 8 ग्राम्स प्रोटीन रहेंगे, तो उसमें से 4 to 5.5, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, उतना अल्ब्यूमिन रहता है, और ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन रिमेनिंग रहता है। तो ये फॉर्म कहाँ पे होता है? मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द लीवर। ये भी लीवर में फॉर्म होता है, सिर्फ ग्लोबुलिन्स का थोड़ा पार्ट बाहर भी फॉर्म होता है। तो ये तो पता है लीवर में फॉर्म हो गया, सबसे स्मॉल है, ये भी पता चल गया। और क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्या है? अगर बॉडी में प्रोटीन्स कम हो गए, दैट इज हाइपोप्रोटीनेमिया हो गया, तो मतलब क्या है कि सबसे कम कौन होगा? अल्ब्यूमिन कम होगा। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया तो फिर ईडिमा हो जाएगा। ये हम लोग आगे देखते हैं कि ईडिमा होता कैसे है। The next proteins are globulins. Globulins. तो ग्लोबुलिन्स मैंने बोला लीवर में तो फॉर्म होते ही है, और कहाँ फॉर्म होते हैं? तो वो फॉर्म होते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में। तो ये रहती क्या है? एंडोथीलियल सिस्टम। ये जो भी फैगोसाइटिक सिस्टम है बॉडी की, उसको रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बोलते हैं। तो अब ये ग्लोबुलिन्स जो है ये फिर से डिवाइडेड है। तो सबसे पहला रहता है अल्फा ग्लोबुलिन्स। अल्फा भी फिर से डिवाइडेड है, अल्फा 1, अल्फा 2। बीटा जो है बीटा ग्लोबुलिन्स, वो फिर से डिवाइडेड है, बीटा 1, बीटा 2। और थर्ड जो है वो गैमा ग्लोबुलिन्स। तो ये जो ग्लोबुलिन्स है ये रहते क्या है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? तो इंक्लूडेड में है ट्रांसफेरिन। ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, दैट इज Fe, इन द ब्लड। और एक क्या है? सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन इज एन फेरोक्सिडेज। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री में आयन मेटाबॉलिज्म में मिलेगा सेरुलोप्लाज्मिन। वैसे ही हीमोप्लेक्सिन। Hemoplexin is a protein which binds to the heme present in the blood, so that the heme, which is a small molecule, can be prevented from excretion. Now next is the Ag ratio, that is albumin globulin ratio. Ag ratio, तो ये रहता कितना है? 1.7 जनरली इसकी वैल्यू दी है, पर always in physiology we need to specify the range. So range is 1.2
2 1.2:1 to 2.2:1. So albumins will be almost double that of globulins. और ये this is a very important ratio because alteration in it will in some diseases the AGR is altered. समझो अल्ब्यूमिन कम हो गया, दैट इज हाइपोप्रोटीनेमिया, तो उसमें क्या होगा, द न्यूमरेटर अल्ब्यूमिन इज डिक्रीज्ड. तो अब लीवर क्या करेगा कि प्रोटीन्स कम हो गए, सो द लीवर सिंथेसाइजेज ग्लोबुलिन्स. सो ग्लोबुलिन्स, so the numerator is decreasing and the denominator is increasing. This leads to decrease in the value of the Ag ratio. The next protein is fibrinogen. So इसका वेट अराउंड 3,40,000 रहता है. ग्लोबुलिन्स का रहेगा. अब ये बहुत सारे टाइप्स के हैं, सो इसका एक वेट नहीं रहता है. एज ग्लोबुलिन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इट हैज डिफरेंट वेट्स. सो द रेंज इज 90,000 to 1,56,000. 1, 2, 3. Now let's see the functions of plasma proteins. प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस देखते हैं. The first and foremost is the most important function, that is oncotic pressure. तो इसमें रहता क्या है, तो प्रोटीन्स जो है सिर्फ वही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. हमने बोला कि अगर ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, द आयंस विच कैन पास टू बोथ साइड्स, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स, won't be exerting any pressure, that is no pressure will be exerted by electrolytes. तो समझो ये एक सेल है और उसके यहाँ बाहर ECF है, तो सेल के अंदर और बाहर आयंस जा सकते हैं. आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे उस मेम्ब्रेन पे. पर प्रोटीन्स जो रहते हैं वो हमेशा अंदर रहते हैं सेल के, थोड़े बाहर भी रहेंगे, पर जो अंदर प्रोटीन्स है वो थोड़ा ऑन्कोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस मेम्ब्रेन पे. अगर ये ब्लड वेसल है तो यहाँ जो प्रोटीन्स है अंदर ब्लड वेसल के, सो दीज विल एक्सर्ट अ प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड ऑन्कोटिक प्रेशर एंड इट्स वैल्यू इज 25 मिलीमीटर ऑफ Hg. तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस फंक्शन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कहा जाता है. नाउ proteins are the ones which are concentrating the blood. अभी इसे blood ले लेते हैं, this is the blood. Now proteins are the ones which will concentrate the blood. अगर और यहाँ दूसरा फ्लूइड है, समझो किडनी है, यहाँ पे किडनी का ग्लोमेरुलस है, दिस इज द ग्लोमेरुलस. तो यहाँ से अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, समझ लो कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, तो क्या होगा कि यहाँ से जो पानी यहाँ जाने वाला है किडनी में वो कम हो जाएगा, द फ्लो विल डिक्रीज. वाई, क्योंकि द वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा पानी कम बाहर जाएगा. अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, दैट इज हाइपोप्रोटीनेमिया, तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज, सो द फ्लूइड कैन इजीली पास इनटू अदर टिश्यूज. तो कॉन्सेंट्रेशन कम, फ्लूइड ज़्यादा बाहर जाने लगा, द फ्लूइड विल एस्केप इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा और उस फ्लूइड की वजह से इडिमा हो जाएगा. तो जो CRF के पेशेंट्स रहते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर, तो उसमें क्या होता है कि इडिमा हो जाता है. तो वो इडिमा कहाँ पे होता है, आईज के नीचे, लेग्स में, ये पहली साइन है. और कैसा इडिमा रहता है,
pitting edema. Pitting edema will be seen in the patients of CRF. Next function is the viscosity of blood. So albumin इतने ज़्यादा अमाउंट में है कि वो विस्कस बना देता है ब्लड को. So 50% of the viscosity of blood is exerted by the plasma proteins. अगर 50% इसकी है तो 50% बाकी किसकी है? 50% is by the remaining 50 is by the RBCs. Now let's see the next function. The next function is immunity. So immunity is provided by the immunoglobulins. Next is coagulation. So ये जो फाइब्रिनोजन रहता है ये कोएगुलेशन में हेल्प करता है. देयर आर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक pathways of coagulation, blood clotting, which we will be studying in further lectures. Next is the carrier proteins. There are some carrier proteins present in the blood. For example, thyroxine binding protein is present in the blood, which will bind to T3 and T4, and other proteins like albumin also helps. Some substances bind to albumin. Next function is the labile protein store. So high amounts of protein is present in the blood. तो अगर सेल्स में प्रोटीन कम हो गया तो वो लोग कहाँ से लेंगे? ब्लड से. सो ब्लड एक्ट्स एज अ रिजर्व फॉर प्रोटीन्स. नेक्स्ट है ESR. ESR इज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. अगर एक ट्यूब है ऐसी, इसमें ब्लड है, ये पूरा ब्लड है और ये एक RBC है, समझ लो. वी विल बी कंसिडरिंग ओनली 1 RBC. तो ये कितने स्पीड पे नीचे जाता है? 3 मिलीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये बहुत तेज़ हो गया. पर या फिर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, जो भी स्पीड है उसका, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. एंड इट इज स्टडीड इन फ्यू चैप्टर्स अहेड. अब ये प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं ब्लड में, ये हमें पता कैसे चला या फिर इनको सेपरेट कैसे किया? तो फिर से एक टेस्ट ट्यूब ली हमने. दिस इज अ टेस्ट ट्यूब. उसमें लिया प्लाज्मा, ये सब प्लाज्मा लिया और इसको सेंट्रीफ्यूज नहीं, हम लोग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. तो इसमें डिफरेंस क्या है? अल्ट्रा इससे बोल सकते हैं कि ये फास्ट है. तो ये कितना फास्ट रहता है? इट इज़ 60,000 to 2 लाख RPM फास्ट. तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गई. तो इसलिए एक सिंपल प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि इफ़ दिस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक, यहाँ पे हमने प्लाज्मा का सैंपल डाला और उसको फ्लो होने दिया. तो यहाँ एक अल्ब्यूमिन का बैंड बन जाएगा, बीटा मतलब अल्फ़ा प्रोटीन्स का बैंड, बीटा का बैंड, गैमा का बैंड, ऐसा वो बन जाएगा. ऐसा वो पैटर्न कोई बन जाता है. So this is the end of the chapter. If you like the video, do like it, click the like button and subscribe the channel. We'll be posting such videos soon.